कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में भी जब कल सुनवाई हुई एसआईआर को लेकर, बिहार के एसआईआर को लेकर और 12 अन्य राज्यों में चल रहे एसआईआर को लेकर, तब भी ये मुद्दा सामने आया। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर आज भी जारी रहेगी और यहां पर कई बीएलओस की जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं वो चुनाव आयोग पर लगने वाले वोट चोरी के आरोपों को और गहरा और पुख्ता बनाती जा रही हैं। अब सीधे तौर पर बीएलओस जो अपनी जान दे रहे हैं वो केवल दबाव उन पर किस तरीके का आ रहा है, सीधे सीधे ये कह रहे हैं, उनका ये आरोप है कि उन्हें खास समुदाय के लोगों के नाम काटने के आदेश जारी किए जा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है। क्या है ये मामला? लेकिन ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी है कि हमेशा नहीं रहेगी उनकी कुर्सी, जाएगी और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की भी कुर्सी जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? पर लोकतंत्र रहेगा, लोकतंत्र को खत्म करने की, मिटाने की कोशिश मत कीजिए। यानी यह मुद्दा अब का चुनाव आयोग से ऊपर उठकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में घिरते चले जा रहे हैं। सवाल उन पर उठ रहे हैं। लगातार विपक्ष के जो आरोप हैं कि चुनाव आयोग और सरकार, भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों मिलकर कैसे पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। ममता बनर्जी को सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। कड़े शब्दों में चेतावनी दी है और लगातार वो इस मुद्दे पर इस समय मुखर दिखाई पड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीएलओस के प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर तृणमूल कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और दूसरे जगहों पर भी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और यहां तक कि अब आरएसएस से जुड़े संगठनों ने भी इस जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसको लेकर सवाल उठाए हैं और बीएलओस के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है उस पर कड़ी आपत्ति जताई है। पहले सुनते हैं ममता बनर्जी को क्या कह रही हैं। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही वो कुछ बोलेंगे कि बीएलओ की मौत कैसे हुई है। अगर रिपोर्ट देखेंगे तब हम इलेक्शन इंडिया को बताएंगे कि ऑन ड्यूटी वर्क प्रेशर की वजह। इसको बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। परिवार ने जो बता दिया हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एफआईआर जो हुआ है हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहा है। हम तो नहीं चाहते हैं ना। जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। तो लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। ये नाराजगी, ये गुस्सा जो है, और ये गुस्सा केवल ममता बनर्जी का नहीं है, वहां जिन बीएलओस को इस काम पर लगाया गया है उनका है और तमाम दूसरे लोगों का है। और उन तमाम लोग जो जिस तरीके से बिहार में एसआईआर के जरिए लाखों लोगों के नाम इससे मतदाता सूची से काटे गए हैं, ये डर भी है। और जिस तरीके से जल्दबाजी में, आनन फानन में चुनाव आयोग इसको करा रहा है उसको लेकर भी है। लेकिन ये जो बार बार चेतावनी दी जा रही है और सबसे बड़ी बात यह कि अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर हैं। अमलेंदु जी, चुनाव आयोग में भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी अब यह नेक्सस चुनाव आयोग और बीजेपी का नहीं बल्कि इन दोनों लोगों के बीच का हो गया है और विपक्ष के निशाने पर सीधे तौर पर ये दो लोग हैं। हाँ, बिल्कुल सीधे सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं और इन्हीं को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चाहे वो बीएलओस की मौत हो रही हो, चाहे वोटों की चोरी हो रही हो, जो आरोप हैं विपक्ष के, इन सब के लिए इन दो लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि 2029 में आपकी छुट्टी हो जाएगी, फिर आप कहाँ जाएंगे? और लोकतंत्र रहेगा लेकिन आपकी नौकरी नहीं रहेगी। ये ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए कि आपकी नौकरी नहीं रहेगी लेकिन लोकतंत्र बचा रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है और चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए कि जिस तरीके से अब ये पूरे देश भर में चुनाव आयोग और
प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब ये बड़ा एक माहौल जो है वो अब तैयार हो रहा है पूरे देश में। और कल हम लोगों ने देखा अमलेंदु जी, बिहार में वहां पर लॉकेट चटर्जी जो बीजेपी की नेता हैं वो कह रही हैं कि कोई बीएलओस की जान इस दबाव में नहीं जा रही है, यानी माफ कीजिएगा, बंगाल में वहां की बीजेपी की नेता हैं और इसके दबाव कोई किसी तरह का एसआईआर को लेकर कोई दबाव नहीं है, लेकिन यहां पर किस तरीके से ये दबाव बनाया जा रहा है, जिन बीएलओस की जान गई है उनके परिजनों को अगर हम सुने, कांग्रेस पार्टी ने कुछ वहां पे परिजनों की बातचीत को ट्वीट किया है, बहुत सारे वीडियोस हैं अलग अलग जगहों पर। परिजन क्या कह रहे हैं, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि कैसे दबाव बनाया जा रहा है, उनसे 16-16, 18-18 घंटे काम कराया जा रहा है। दिखाएंगे उन जिन बीएलओस की उत्तर प्रदेश में 4 बीएलओस की जान गई है, वहां पर उनके परिजन क्या कह रहे हैं, किस तरह का दबाव बन रहा है। लेकिन अब तो आरएसएस से जुड़े संगठन भी इसके विरोध में आ गए हैं अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, आरएसएस से जुड़े संगठन जो है वो इसके विरोध में आ गए हैं और ये समझा जा सकता है समीर जी कि शायद आरएसएस के अंदर भी ये चिंता हो रही है कि अगर इस तरीके से कर लिया जाए तो कहीं आरएसएस को ही ना नाप दे मोदी जी। ये भी हो सकता है कि चुनाव के बाद फिर कहें कि अच्छा बहुत कहते थे कि अध्यक्ष नहीं बनने देंगे और 75 के बाद ऐसा कर लो वैसा कर लो, बहुत ज्ञान बांटते थे कि राजा को जो है वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं होना चाहिए, यानी क्या क्या सब बताते रहते थे, तो सीधा कर दिया जाए आरएसएस को ही। तो ये चिंता आरएसएस के अंदर भी हो सकती है। अब जो खबर आई है समीर जी कि इस पे आरएसएस से जुड़ा हुआ है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ABRSM, इसने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और जो विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है एसआईआर, इस पर चिंता व्यक्त की है और इसकी समय सीमा बढ़ाने और ड्यूटी के दौरान मरने वाले बीएलओ के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। और ABRSM ने बीएलओ पर काम के बोझ को अनैतिक, लक्ष्यों को अवास्तविक बताया है और उसका कहना है कि बीएलओ के रूप में कार्यरत शिक्षकों को जिस दबाव धमकी का सामना करना पड़ रहा है वह चुनावों की गरिमा और शिक्षण समुदाय के सम्मान दोनों के विपरीत है। और 1988 में स्थापित हुआ था ABRSM। इसका कहना है कि 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतलब इसके लगभग 13.5 लाख शिक्षक सदस्य हैं, इसका दावा है अपना। यह तो मुख्य चुनाव ज्ञानेश कुमार को जो पत्र भेजा गया है, इसकी महासचिव है गीता भट्ट, उनके माध्यम से भेजा गया है। उसमें कहा गया है कि बीएलओ विभिन्न मुद्दों का सामना कर रहे हैं और इस प्रक्रिया को बीएलओ के बीच अवसाद, तनाव और आत्महत्या में वृद्धि हुई है। इसकी वजह से जो अत्यधिक काम का बोझ, 16 से 18 घंटे का दैनिक क्षेत्र और पोर्टल कार्य, तकनीकी सुविधाओं की कमी का सामना करते हैं। लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि कैसे अमानवीय तरीके से उनसे काम लिया जा रहा है, जबरन उनको रात भर, यानी दिन में उनको फील्ड पर जाना पड़ रहा है और रात में यहां अपलोडिंग उसकी करनी पड़ रही है, और दूसरी ओर उनको धमकाया भी जा रहा है कि अगर आप नहीं करोगे नौकरी चली जाएगी, तनख्वाह रोक दी जाएगी या फिर आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरह की धमकियां अधिकारियों की तरफ से, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, चूंकि सारा का सारा बोझ उन बीएलओस पर और सुपरवाइजर्स पर डाल दिया गया है। लेकिन यह अब दबाव अपनी जगह है, किस तरीके के दूसरे दबाव हैं अमलेंदु जी, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक जो बीएलओ के परिजन की बातों को, उनकी बयान को ट्वीट किया है। एक बार देखते हैं क्या वो कह रहे हैं और किस तरीके से उनके ऊपर गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से, तो वो भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है। काम का दबाव केवल घंटों का पूरा करने का ही नहीं है, बल्कि उनके ऊपर अनैतिक दबाव, जिस अनैतिकता की बात ये संगठन भी कर रहा है और यही बात जो है कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद है वो भी कह रहे थे। यही बात महुआ मोइत्रा कह रही थी, यही बात भूपेश बघेल कह रहे थे। तो ये सब बातें जो कही जा रही है, तो यानी अब एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष के सुर में सुर मिलाना क्या शुरू कर दिया है आरएसएस ने भी। जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, अब देखिए आप कितना अंतर है कि जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही है उस ममता बनर्जी के आरोपों को गलत बता रही है बीजेपी की नेत्री जो लॉकेट चटर्जी, और जो आरएसएस से जुड़ा हुआ शिक्षकों का संगठन है वो ममता बनर्जी के आरोपों को सही ठहरा रहा है। जी हाँ, तो ये इसका मतलब कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच भी एक बार तलवार फिर इस एसआईआर को लेकर क्या खिंच रही है, हो सकता है कि ऐसा खिंच रही हो। जी बिल्कुल, सुनते हैं बीएलओ के परिजन का वो बयान कि क्या कह रहे हैं, किस तरीके का दबाव बनाया गया जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सके। और यहाँ कई तरह के दबाव की खबरें आ रही हैं। बरेली में कल एक घटना हुई जिसमें एक बीएलओ को हार्ट अटैक आया, उसी काम के दबाव, काम के दौरान ही। तो ये सारी घटनाएं, ये दबाव का असर है। चुनाव आयोग इनको क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो शैक्षिक संगठन है आरएसएस से जुड़ा, अमलेंदु जी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हाँ ABRSM, बीएलओस को जिनकी जान जा रही है, जिन्होंने सुसाइड किया, उनके लिए 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की भी मांग की है। खैर, सुनते हैं बीएलओस के परिजनों का क्या कहना है, किस तरह का दबाव उन पर बनाया जा रहा है।
हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और वीडियो ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं जितने हमको मिले हैं हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? एसडीएम बीएलओ और एसडीएम लेखपाल वीडियो। तो आपसे उनकी कैसे बात होती थी? हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फ़ोन पे। तो हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे तब चल के बात किया जाएगा, तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। तो क्या लगा था कि ऐसा वो कर लेंगे? अभी ऐसा कुछ तो नहीं लगा था रात में। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा है। जबकि 700 वोटरों के उनको मिला था, तो 700 में 350 उनका फाइनल हो चुका था, जो कि 350 ही बचे थे। गाँव वाले इस समय लगन बारात में वैसे भी हैं, तो कोई देना चाह नहीं रहा है, तो कितने के लोगों के घर जाएं? हर लोगों के घर जा करके उन्होंने जागरूक एक बार कर दिया है। अब जब पहुंचाएंगे तभी तो सब जाके घर कर लेंगे। क्या नाम है आपका, क्या लगता है? हमारा नाम प्रतीक कुमार यादव, हम उनके साले हैं। तो ये वहाँ पर जो गोंडा वाला मामला है अमलेंदु जी, और ये जौनपुर के रहने वाले थे और किस तरीके का दबाव ये उनके अपने परिजन कह रहे हैं। और जगह जगह यहाँ तक कि कई लोगों ने अपना ये बात पहले भी कह रखी थी परिजनों से कि किस तरह का दबाव है। कांग्रेस पार्टी ने ये ट्वीट किया है, उसके अलावा राहुल गांधी लिख रहे हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, बहुत सारे सवाल उठाए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इतनी जल्दबाजी आखिर चुनाव आयोग दिखा क्यों रहा है? हाँ बिल्कुल, ये पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है और आखिर इसकी आवश्यकता क्या है। और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई चलिए आपने बिहार में कराया तो ये समझा जा सकता है कि चुनाव से पहले आपको करा लेना है। हाँ। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी तो है नहीं, चुनाव 2027 में है, तो यहाँ क्या आवश्यकता है? अभी मध्य प्रदेश में क्या है? 3 साल बाद में। राजस्थान में अभी क्या जरूरत है? तो इसके पीछे इसका मतलब कोई ना कोई मंशा है। जैसा कि ये जो उनके बीएलओ के जो साले साहब हैं वो बता रहे हैं कि ओबीसी मतदाताओं के नाम काटने का दबाव था, तो क्या इसके जरिए कोई षड्यंत्र चल रहा है कि ओबीसी के मतदाताओं के नाम काट दो, एससी और एसटी के नाम काट दो? चूंकि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि ये नाम कटवाए जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों के नाम काट दो। बिहार में ये देखने को आया, हालांकि कल सीजीआई ने कहा कि भाई उन्हें तो कोई आदमी नहीं मिला उनके पैरालीगल को कि जिसने कहा क्या कि उसका नाम काट दिया गया। अरे भाई कहाँ से कहेगा जब उसे मालूम नहीं कि नाम है मेरा कि नहीं है? तो कहाँ से कोई आपको मिल जाएगा? तो अगर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं देख रहा कि उसको कोई मिला कि नहीं मिला, आप बता रहे कि बिहार में ये हुआ, तो 65 लाख लोग वैसी सड़कों पे थे। ये खबरें क्या नहीं आ रही थी? चूंकि सीजीआई साहब तो खबरें देखते नहीं है, उन्हें मालूम नहीं था कि राहुल गांधी ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो उन्हें कैसे मालूम होगा कि वहाँ बीएलओ पर जो है घेर के लोग बैठे हुए हैं कि 170 नाम काट दिए एक गाँव के, कि 700 नाम काट दिए एक गाँव के? तो बेचारों को कैसे मालूम होगा? चूंकि खबरें तो देखते ही नहीं है। तो ये संकट है समीर जी। बिल्कुल। और वे लिख रहे हैं राहुल गांधी कि उस जो उनकी बाइट को जो अभी आपने सुनी है उसको टैग करते हुए कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या का जिम्मेदार है, ये लिखा है राहुल गांधी ने। और ये सवाल उठ रहे हैं। और अब जिस तरीके से इसमें बीएलओस के ऊपर दबाव बन रहा है, और दबाव कई तरह का है, एक तो इसको टारगेट ये पूरा करना है कि आपको 4 दिसंबर तक ही पूरा करना है, और दूसरे ये सबसे गंभीर मामला ये है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कुछ खास तबकों के लोगों के नाम काटने का। और ये अगर दबाव है तो निश्चित तौर पर ये क्या कितना इस लोकतंत्र के लिए कितना घातक है अपने आप समझा जा सकता है। बिहार में एसआईआर हुआ है और एसआईआर को लेकर यही सवाल पहले से उठ रहे थे, वही हुआ भी, और आखिरकार चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसने भी दिखा दिया कि क्या कुछ हुआ बिहार में। क्या इन नतीजों की किसी को उम्मीद थी? लेकिन नहीं थी। पर चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था कर रखी थी उसने ये सुनिश्चित कर दिया था कि यही नतीजे आएंगे। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग ने सुनिश्चित कर दिया था कि यही नतीजे आएंगे। और
और ये समीर जी साफ तौर पर जो बिहार के लिए भी जो था, राहुल गांधी ने पहले कह दिया था कि बिहार में भी वोट चोरी कर रहे हैं, साफ तौर पर कहा था कि ये वोट चोरी करेंगे बिहार में भी, और वो चीज़ें अब देखने को आई हैं। और इसको लेकर सब बातें लोग कह रहे हैं कि बिहार में भी इस तरीके का हुआ और 65 लाख नाम जो थे वो काट दिए गए, किस तरीके से ये भी देखने में आ रहा है। कांग्रेस के सांसद हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने भी कहा है कि लोग गुस्से में हैं और किसी को भी ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी, और अब जब रिव्यू हो रहा है तो हर चीज़ पर पॉइंट बाई पॉइंट बात होगी, हम तय करेंगे कि कमियां कहाँ थी, सुधार करने की क्या जरूरत है। रिव्यू हो रहा है, ये हाई लेवल है, पार्टी लेवल पर हो रहा है, मतलब ये उनका कहना है। लेकिन आज एक बड़ी बैठक भी कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में हो रही है, जिसमें बिहार के मसलों पर वहां पर जो कुछ परिणाम आए हैं उस पर भी चर्चा होगी। जाहिर सी बात है कि इसमें मुख्य मुद्दा एसआईआर का ही है। सुनते हैं कांग्रेस के नेता बिहार में और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कह रहे हैं। टिकट चोर गद्दी चोर कैसे? नहीं, लोगों में रोष है। इस तरह के परिणाम की आशा और उम्मीद तो किसी को थी नहीं। अब जब कल समीक्षा हो रही है तो उसमें बिंदुवार सभी चीजों पर चर्चा होगी, कहाँ कमियां रह गई और आगे क्या करेक्टिव मेजर लेना है, उस पर फैसला लोग करेंगे। सर, प्रभारी के कहीं ना कहीं रोल की बात किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि लोगों में रोज प्रभारी के रोल को लेके है कि टिकट आवंटन से लेके जो कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी रही है। नहीं, कोऑर्डिनेशन की कमी तो निश्चित रूप से रही है, मैं भी महसूस करता हूँ। लेकिन अब जब समीक्षा हो रही है, बड़े लेवल पर समीक्षा हो रही है, पार्टी नेतृत्व के लेवल पे हो रही है, तो वहाँ फिर सब निर्णय होगा। राबड़ी जी को जो है घर खाली करने के लिए जो कहा गया आदेश दिए गए। देखिए, कभी भी आपसी रंजिश और द्वेष से इस तरह का फैसला को कोई पसंद नहीं करता है, और बिहार का लोग कभी पसंद नहीं करेगा इस बात को। सरकार बनी, बहुत अच्छी बात है, सरकार लोग चलाएं, अच्छे से चलाएं, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करे सरकार। लेकिन अब एक एक्स चीफ मिनिस्टर के नाम पर जो बंगला आवंटित रहा है 20 सालों से, लालू जी और राबड़ी जी उस घर में रह रहे हैं, तो उनको सडनली वहां से खाली करा के और छोटा घर देना, मैं इसको उचित नहीं मानता। तो क्या किस तरीके से बिहार में क्या कुछ हुआ है किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, और ये जो परिणाम आए हुए हैं। और लेकिन ये बात है कि जब एसआईआर वहां पर एसआईआर कराने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया था, तब ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि इसके पीछे मंशा क्या है, क्योंकि ये फैसला बिल्कुल अचानक था चुनाव आयोग ने बिहार में लिया, और उसके बाद अब बिहार के नतीजों को जब सुनिश्चित कर लिया, हालांकि बिहार के चुनाव के दौरान ही 12 अन्य राज्यों में इसकी घोषणा की, पर चुनाव आयोग ने खुद सुनिश्चित कर लिया होगा कि क्या कुछ कर रहा है, इसमें उसको कितनी सफलता मिल रही है। यानी जो आरोप लगे थे वो बिल्कुल सही साबित हुए परिणाम आने के बाद, और अब 12 राज्यों में इसीलिए इस जल्दबाजी में है। अब पता नहीं वन नेशन वन इलेक्शन का कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, या फिर लोकसभा भंग करके नए सिरे से लोकसभा के चुनाव कराना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि 400 पार का जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया, तो क्या अब इस माध्यम से 400 पार का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं? लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इसमें अगर मतदाता सूची को सही करना मकसद नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही मकसद दिखाई पड़ रहा है। अगर सही सूची को सही करना होता, उसके लिए इस तरह से उसको समय सीमा में बांधना न पड़ता चुनाव आयोग की, कि 1 महीने के भीतर उन राज्यों में भी एसआईआर करवाया जाए जहां 3 साल बाद चुनाव होने, और जहां 6 महीने बाद होने हैं वहां भी आप 1 महीने में पूरा कराना चाह रहे हैं। तो इसके पीछे जो मंशा है उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और अब यह मामला और बड़ा बन गया है, क्योंकि इतने बड़े संगठन ने, आरएसएस से जुड़े शैक्षिक संगठन, जो शिक्षकों का एक बड़ा संगठन है, और उसमें लगभग 23-24 लाख उनका दावा है कि पूरे देश भर में उनके इसके सदस्य हैं, वो अब सीधे तौर पर इसके विरोध में उतर आया है और इसको बहुत ही अनैतिक और अमानवीय कह रहा है, और यह भी कह रहा है कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। हाँ, बिल्कुल, ये साफ तौर पर कह रहा है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये और मांग कर रहा है कि भाई 1 करोड़ रुपया जो है, जो जिन BLOs की जान गई है उनको दिया जाए, और उसका साफ तौर पर कहना है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार के कारण कई राज्यों में BLO शिक्षकों में गंभीर मानसिक तनाव पैदा हुआ है, और दुख की बात यह कि कुछ मामलों में दुखद जान लेने की घटनाएं भी हुई हैं, जो न केवल शिक्षण समुदाय को परेशान करती हैं, बल्कि मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन भी दर्शाती हैं। और कल ही प्रधानमंत्री जो थे अपना ब्लॉग लिखकर बता रहे थे कि मानवाधिकारों की आवश्यकता नहीं है, कर्तव्य की करो, ड्यूटीज निभाओ। तो देश जो है वो ड्यूटी निभाए, प्रधानमंत्री जो मौज करें।
जनता के पैसे पे, सिर्फ ये इसका मतलब यही है फिर। तो आप कह रहे हैं कि ड्यूटी करो, तो यहाँ जो आरएसएस से जुड़ा संगठन जो है वो कह रहा है कि ये मानवाधिकारों का मतलब स्पष्ट उल्लंघन भी है, और कह रहा है, उसमें कहा गया है कि धमकी का माहौल, जो उसमें बताया गया है कि धमकी का माहौल है, और कहा गया है उसमें कि कम समय में अवास्तविक लक्ष्यों को पूरा करने के दबाव में कई बीएलओ को वेतन रोकने, कारण बताओ नोटिस, आरोप पत्र निलंबन, एफआईआर की धमकी और अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ये ABRSM यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है। इसकी अध्यक्ष है, इसकी महासचिव है गीता भट्ट, उनके माध्यम से ये पत्र जो है वो चुनाव आयोग को भेजा गया है। जी बिल्कुल भेजा गया है, और BLOs में जिस तरह से उन पर दबाव बन रहा है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, और इसकी जरूरत पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जरूरत है, और लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आ रहा है। कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद तिवारी, क्या कुछ कह रहे हैं SIR को लेकर और BLOs के ऊपर जो दबाव बन रहा है उसको लेकर, सुनते हैं उन्हें। आरोप है कि ओवरबर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर, इसको लेके आप लोगों का इस पे क्या स्टैंड है? क्योंकि कांग्रेस का भी डेलीगेशन अलग अलग जगहों पे जा रहा है, उन पीड़ित परिवारों से भी मिल रहा है। इसे सिलसिलेवार देखना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने स्पेसिफिक घर, स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशन सब दिखा दिया कि एक मकान में 500-600 लोग, 65 लाख जो वोट डिलीट हुए बिहार में, वो एक रहस्यमयी कहानी। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, एक एक घर में 1-1 हजार लोग कर्नाटक महाराष्ट्र में निकल रहे हैं। एक ब्राजील की मॉडल की फोटो बना के हरियाणा का चुनाव कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे भाजपा के मुंह में खून लग गया है, और इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से खामोश होकर इस बेईमानी को कराने में शामिल नजर आ रहा है। सफाई क्यों नहीं देता? जो राहुल गांधी ने प्रश्न उठाए हैं उनका सिलसिलेवार जवाब क्यों नहीं देता? वो नेता विरोधी दल हैं भारत के, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। उत्तर प्रदेश में जो गोंडा में हुआ, BLO फतेहपुर में हुआ, कहा यही जा रहा है कि इनसे कहा जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं है, कांग्रेस या विरोधियों का मतदाता है, उसका नाम जबरदस्ती इनसे हटाने को दबाव जो बनाया जा रहा है, उसी का दुष्परिणाम है ये आत्महत्या या हत्या या मौत। तो ये क्या कुछ हो रहा है, और BLOs की जो जान जा रही है उसको लेकर भी प्रमोद तिवारी ने सवाल उठाए हैं चुनाव आयोग पर, और कहा है, सीधे तौर पर कहा है कि ये जल्दबाजी और इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है वहां पर जिन राज्यों में अभी चुनाव भी नहीं होने हैं। क्या है इसके पीछे वजह, सुन लेते हैं उसको भी, क्या कहा है उन्होंने। आरोप है कि ओवरबर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर, इसको लेके आप लोग या सर BLOs की मौत हो रही है, प्रेशर है, तमाम इस तरह की बातें। इसी दरमियान जो उत्तर प्रदेश की कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य कुछ पार्टीज ने भी डिमांड उठाई है कि SIR का जो टाइम है वो बढ़ाया जाए। समाजवादी पार्टी का कहना 3 महीने, क्योंकि इलेक्शन 27 में है। बहुत ही गंभीर बात है। जिस तरीके से, जिसको कहते हैं चारों तरफ से दबाव डाल के कम समय में, जिससे आदमी को, मतदाता को सही तय तक पहुंचने में, शादी ब्याह का सीजन है, इस समय क्या दिक्कत है? अगर इसे हम थोड़ा 1 महीने की जगह 3-4 महीने में, 1.5 साल 2 साल कम से कम लगता है, तो इस प्रक्रिया को 1.5-2 साल में करें, या उन राज्यों में जहां 1.5-2 साल के अंदर होने वाला है वहां भी ना करें। तो ये लोकतंत्र की नींव है, रीढ़ है। इसे क्यों इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी में तोड़ रही है? क्यों वो मौन सहमत दे रही है? क्यों इस भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की जो एक तरह से काला अध्याय लिखा जा रहा है उसमें स्याही क्यों लगा रही है, स्याही दे क्यों रही है? मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं, देश की आजादी में जिस पार्टी ने योगदान नहीं दिया बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया हो, आज वो लोकतंत्र जो उसकी सबसे आजादी के बाद मिला हुआ एक खूबसूरत
हथियार है हर आदमी को, हर मतदाता को एक वोट देने का, उसे छीनना क्यों चाहती है? क्या जनता पे अब उसे भरोसा नहीं है? तो बेईमानी से ही चुनाव जीतना है। 65 लाख मतदाता जैसे काटे गए बिहार में और चुनाव जीता, वही दोबारा कराने का इरादा है। तो मतदान का अधिकार लोगों से छीना जा रहा है। क्यों छीना जा रहा है? बड़े सवाल हैं। क्या अपनी जनता पर भरोसा नहीं है? ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब जवाब देने के लिए तो चुनाव आयोग है, और बीजेपी वाले भी, बीजेपी के लोग भी इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग के बचाव में अक्सर आ जाते हैं। लेकिन इन सारी बातों का जवाब वो भी नहीं देते हैं। वो केवल चुनाव आयोग का पक्ष मजबूत करने के लिए उसके समर्थन में दिखाई पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल उसी के समर्थन में दिखाई पड़ते हैं, और चुनाव आयोग के पक्ष में ही एक तरीके से कहा जाए वो समर्थन में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब विरोध शुरू हो गया समीर जी। अब जिस तरीके से आरएसएस का संगठन जो है ये खुलकर अब कह रहा है, और सारी बातें वही कह रहा है जो कि अब तक विपक्ष कह रहा था, तो इसका मतलब कि ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो एनडीए के अंदर से भी इस पर आवाज़ें उठना शुरू हो सकती हैं। अब एनडीए के अंदर से आवाज़ उठे ना उठे, बीजेपी के अंदर से आवाज़ उठे ना उठे, वो एक अलग मसला है। लेकिन इसको लेकर अब विरोध जो है, जनता का विरोध वो काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और ये लोगों को समझ में आ रहा है कि बेईमानी के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनवाने की कोशिशों के तहत जो है ये एसआईआर कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एसआईआर को लेकर यही सारे सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरह से अब वहाँ पर बीएलओस के परिजन ये बता रहे हैं कि कैसे उन पर ये दबाव बनाया जा रहा है, उनको ये कुछ खास तबके के लोगों के और खास समुदाय के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का दबाव बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। और अभी तक इसका कोई खंडन नहीं आया है चुनाव आयोग के किसी जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से। अमलेंदु जी, हाँ, अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से किसी भी तरीके का कोई खंडन नहीं आया है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस भी इशू कर चुका है कि जो बीएलओस की जान जा रही है उसको लेकर कि भाई ये गड़बड़ी क्यों हो रही है और जान क्यों जा रही है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इशू कर चुका है नोटिस। और आज भी एसआईआर पर सुनवाई है, और जिस समय सुनवाई शुरू होगी तो उस समय भी हम लोग जो क्या क्या वहाँ बहस चल रही है वो सब बताएंगे अपने दर्शकों को लाइव। ये जो नया मुद्दा इसमें यही है, जो बीएलओस की जान जा रही है, ये एक बड़ा मुद्दा कल की सुनवाई में भी काफी ज्यादा ये प्रभावी रहा और इस पर चर्चा हुई। निश्चित तौर पर आज भी ये मुद्दा उभर कर सामने आएगा। लेकिन सुनते हैं अधीर रंजन चौधरी को, कांग्रेस के नेता हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी बहुत पहले से ये वोट चोरी और एसआईआर को लेकर चिंता जता चुके हैं, वही सारी चीजें धीरे धीरे होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी जी की अगुवाई में सबसे पहले ये वोट चोरी की मुद्दा उठाए गए थे, और राहुल गांधी जी की साथ साथ लोग ये कहने लगे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी जी की पहले हिंदुस्तान में कोई नेता इस मुद्दे को लेकर इस तरह जोर शोर से आवाज उठाई, ना किसी ने कोई आंदोलन किया। राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा इसका एक जगजाहिर उदाहरण है। उस समय ममता बनर्जी की जुबान चुप्पी साधी रहती थी, और खासकर बिहार के चुनाव में भी एक बार उनसे उनकी लब से ये नहीं निकली, कि उनकी जुबान से नहीं निकली कि बिहार में बीजेपी को हराना जरूरी है, और चुप्पी साधी बैठे रहे। तो क्या कुछ हो रहा है एसआईआर के नाम पर, और एसआईआर के पीछे मंशा क्या है, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। और इसको लेकर बीएलओ सड़कों पर हैं, राजनीतिक दल सड़कों पर हैं, और इधर बड़ा 14 दिसंबर को एक बड़ी रैली करने वाली है कांग्रेस पार्टी, एसआईआर, वोट चोरी, इन सारे मामलों को लेकर। पर चुनाव आयोग खामोश है, वो आराम से अपना काम करता जा रहा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार के एसआईआर को भी चुनौती दी गई है, और जो 12 अन्य राज्य हैं वहां के एसआईआर को भी उन पर सुनवाई जारी है, पर सुप्रीम को चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। बीएलओस दबाव में मर रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो अपनी गति से 4 दिसंबर तक टारगेट पूरा करने के लिए बिल्कुल उतावला दिखाई पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल समीर जी, पूरा उतावला दिखाई पड़ रहा है, और दबाव जो है वो डाला जा रहा है। तो यही साफ तौर पे दिख रहा है कि दबाव की जो बात आ रही है, उस दबाव का सीधा सीधा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार को ठहराया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत तगड़े शब्दों में कहा है कि लोकतंत्र तो रहेगा,
लेकिन आपकी नौकरी नहीं बचेगी ज्ञानेश कुमार जी और मोदी जी। एक बार हम लोग फिर सुन सकते हैं समीर जी। जी ममता बनर्जी को, और क्या कहा उन्होंने, बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने चेतावनी दी है, धमकी दी है मुख्य चुनाव आयुक्त को भी और प्रधानमंत्री को भी कि लोकतंत्र की व्यवस्था ये है कि आप 5 साल में आप चले जाएंगे लेकिन लोकतंत्र बना रहेगा, पर जो काम आप कर रहे हैं वो काम भी यहां पर दर्ज हो जाएगा। सुनते हैं कहा क्या है उन्होंने। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही वो कुछ बोलेंगे कि बीएलओ की मौत कैसे हुई है। अगर रिपोर्ट देखेंगे तब हम इलेक्शन इंडिया को बताएंगे कि ऑन ड्यूटी वर्क प्रेशर की वजह। इसको बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। परिवार ने जो बता दिया हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एफआईआर जो हुआ है हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहे हैं। हम तो नहीं चाहते हैं ना, जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नकड़ी खा लेंगे। आपका नकड़ी कितना दिन रहेगा? पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। तो बीएलओस की नौकरी खाने की, उनको सस्पेंड करने की, बर्खास्त करने की, उनकी सैलरी रोकने की, इस तरह की उनको धमकियां दी जा रही हैं और इस दबाव में बीएलओ से काम कराया जा रहा है। काम ये कराया जा रहा है कि उनको दबाव बनाकर उनसे कुछ खास समुदाय के लोगों के वोट कटवाए जा रहे हैं। ये खुद आरोप लगाया है उन बीएलओस के परिजनों ने जिन्होंने इस दबाव में आकर अपनी जान दे दी है। बहुत गंभीर मसला है। सुप्रीम कोर्ट में अब देखते हैं कि किस तरीके से एक्शन लेता है चुनाव आयोग के खिलाफ, क्योंकि 25 अलग अलग राज्यों में 25 बीएलओस की जान जाना, अमलेंदु जी, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गंभीर घटना है। बिल्कुल बहुत गंभीर घटना है। सुप्रीम कोर्ट में भी कल ये मामला उठा था, उस पर नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है चुनाव आयोग को। तो बहुत गंभीर मामला है। 25 जाने तो आप ले चुके और आगे यानी कितनी और ले लेंगे? भाई 4 दिसंबर तक टारगेट, 4 दिसंबर तक का आपने टारगेट दिखाया और उसके बाद फिर जो है अपलोड करना। अभी तो 50 फॉर्म अपलोड कर रहा है बीएलओ, उसके बाद फिर 10 ही कर पाएगा, तो फिर और आप उस पर दबाव डालेंगे। तो जितनी अब तक वो अपनी जाने जा चुकी है उससे ज़्यादा फिर 4 दिसंबर के बाद जाएंगी क्या? तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं और इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार को ठहरा रहा है। समीर जी बिल्कुल। और योगेंद्र यादव जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं और उसमें उन्होंने इसको पिटिशनर भी हैं, जो बिहार में एसआईआर करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जो याचिकाएं दायर की गई हैं, उन्होंने बहुत बारीकी से इन चीज़ों का अध्ययन किया है और एक ट्वीट उन्होंने किया है कि इस एसआईआर के जरिए क्या कुछ हो रहा है और जो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं ऐसे ही नहीं लग रहे हैं, बाकायदा उसकी प्लानिंग की जा रही है और वो दिखाई भी पड़ रहा है, बिहार में दिखा भी है। लिखते हैं कि कभी कभी एक छोटी सी हरकत किसी व्यक्ति के चरित्र का पर्दाफाश कर देती है। चुनाव आयोग के साथ भी यही हुआ। 27 अक्टूबर को 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का आदेश आया, पर असम, जहां विदेशी नागरिकता का मुद्दा सबसे पुराना और गंभीर है, सूची में था ही नहीं। और जब 17 नवंबर को नया आदेश आया तो गहन शब्द ही गायब था। बाकी देश में हर वोटर से कागज मांगे जाएंगे, 2002 का सबूत देना होगा, लेकिन असम में न कोई फॉर्म न कोई दस्तावेज। जिस राज्य में नागरिकता की जांच की सबसे ज्यादा जरूरत है वहां अचानक इतनी उदारता क्यों? याद कीजिए, एसआईआर का दावा है कि विदेशी नागरिकों को हटाने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है, तो फिर सबसे पहले असम में क्यों नहीं? सच सरल है। एनआरसी से बाहर हुए 19 लाख गैर नागरिक में से अधिकांश बीजेपी का वोट बैंक है। उनका नाम काटना बीजेपी के लिए राजनीतिक घाटा था, इसलिए असम को छूट और देश को एसआईआर की कड़वी दवा। अब भी कोई संदेह बाकी है कि चुनाव आयोग और बीजेपी में जुगलबंदी है। यही आरोप अमलेंदु जी लग रहे हैं लगातार कि चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है, वो चाहे एसआईआर हो, चाहे चुनावी प्रक्रिया में बार बार बदलाव करना हो या नियम बदल देने हो, हर काम वो वही कर रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। और चुनाव आयोग के किसी भी कदम के बचाव में आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, ये सारे लोग उसके बचाव में आ जाते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि भाई चुनाव आयोग पर आरोप है, उसको खुद जवाब देना चाहिए, बीजेपी क्यों जवाब देती है? और चुनाव आयोग वो काम कर रहा है जिससे फायदा बीजेपी को हो रहा है।
तो आखिर ये हो क्या रहा है? इसीलिए कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, बिल्कुल समझिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि पूरे के पूरे लोकतंत्र को बुलडोज किया जा रहा है। मतलब लोकतंत्र पर बुलडोजर जो है वो चलाया जा रहा है इस SIR की प्रक्रिया के जरिए। ये विपक्ष का साफ तौर पर कहना है, खुला आरोप है चुनाव आयोग और मोदी जी के ऊपर कि ये लोकतंत्र के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है इस SIR के जरिए। जी बिल्कुल, ये SIR के जरिए क्या कुछ किया जा रहा है, ये लगातार ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। और इधर किस तरीके से अब यहाँ SIR और वोट चोरी, इन सब मुद्दों पर सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, BLOs उतर रहे हैं। सबसे बड़ी जो घटना है, महत्वपूर्ण बात यह है कि BLOs पर जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उन पर इस कदर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने उनको जान देने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग बीमार हो जा रहे हैं। 18-18 घंटे उनसे काम कराया जा रहा है। पहले फील्ड में जा रहे हैं और उसके बाद फिर वो अपलोड कर रहे हैं। फील्ड में उनको एक व्यक्ति के पास कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि लोग मिल नहीं रहे हैं। ये सारी शिकायतें हैं, लेकिन इन शिकायतों के बावजूद चुनाव आयोग को उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, पश्चिम बंगाल में वहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग के पास BLOs अपनी शिकायत लेकर गए, घंटों वहाँ खड़े रहे, शिकायत सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है कि वहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग को किसी तरह की कोई सुरक्षा संबंधी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसको उन्होंने संज्ञान लिया। इतने BLOs की जान जाने का संज्ञान नहीं लिया, लेकिन वहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपनी शिकायत लेकर जब BLO पहुंचे तो उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। चुनाव आयोग की नजर में सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। 48 घंटे के अंदर जो है वो वहाँ के DGP उनसे जवाब मांगा गया है कि सुरक्षा को खतरा कैसे पैदा हो गया, भाई बताइए और जवाब दीजिए। और लेकिन जो BLO की जान चली गई उस पर अभी तक कोई जो है वो नहीं कहा गया। इधर कल समीर जी पश्चिम बंगाल में एक और प्रदर्शन हुआ है और SIR की तरफ से जो परेशान किया जा रहा है, जो उसका कहना है तृणमूल कांग्रेस का कि SIR की तरफ से लगातार परेशान किए जाने और BJP और चुनाव आयोग की बंगाल को डराने की लगातार कोशिशों के बावजूद कृष्णा नगर के लोग हिम्मत और एकता का प्रदर्शन करते हुए एक साथ आए। और वो चित्र हम दिखा सकते हैं कि जो जारी किया ये हमारे बगल में है, चल रहा है। और ये जमावड़ा सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन से कहीं ज़्यादा था। यह एक ऐलान था, एक ऐलान कि बंगाल दबाव, डर या राजनीति से प्रेरित नोटिस के आगे नहीं झुकेगा। कल जो नोटिस दिया गया उसी की बात की जा रही है। 10,000 से ज़्यादा लोगों के मजबूती के खड़े होने से आज के मार्च ने एक ऐसा संदेश दिया जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बंगाल डराने धमकाने से मना करता है, नादिया चुप रहने से मना करती है। यानी नादिया में ये प्रदर्शन हुआ था, नादियाबाद जिला है, वहाँ ये प्रदर्शन हुआ। कृष्णानगर के लोग जो मतलब आए उन्होंने प्रदर्शन किया और महुआ मोइत्रा जो हैं वहाँ से आती हैं, तो उन्होंने उनके नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। तो ये मतलब बंगाल में जगह जगह चुनाव आयोग और BJP और नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं जोरदार। बिल्कुल, और बंगाल ही नहीं बल्कि तमाम जगहों पर, दूसरे जगहों में भी, महाराष्ट्र में भी, और यही केवल लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ही वोट चोरी और ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, बल्कि निकाय चुनाव में भी ये आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है और बताया है कि महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं वहां पर क्या कुछ होने वाले हैं, वहां कैसे वोटों की चोरी की जा रही है। ये काफी लंबा ट्वीट है और इसमें उन्होंने वो बहुत सारी चीजों के स्क्रीनशॉट भी लगाए हुए हैं, टैग किए हुए हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं और BJP सरकार वोट चोरी करने की साजिश में जुटी है। द क्विंट ने वेबसाइट है, उन्होंने अपनी पड़ताल में पाया है कि नांदेड़ वाघाला में कई हजार मतदाता धांधली कर वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नांदेड़ वाघाला निगम के वार्ड नंबर 5 में 23,661 रजिस्टर्ड वोटर हैं, मगर इनमें से 3500 से ज्यादा मतदाता फर्जी पतों पर रजिस्टर किए गए हैं। इन मतदाताओं के पते वाले बॉक्स में NA और 0 और डैश लिखा मिला है, यानी कुछ नहीं लिखा हुआ है। यही नहीं, 600 से ज्यादा मतदाता 2 नीट कोचिंग संस्थानों के पते पर दर्ज हैं।
कोचिंग सेंटर के पदाधिकारियों ने बताया कि ये छात्र यहाँ नहीं रहते और न ही कभी ये छात्र संस्थान परिसर में रहते थे। ये छात्र आसपास किराए के मकान में रहते थे जो अब चले गए हैं। इससे ये भी साफ होता है कि महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान फर्जी तरीके से नाम जोड़े गए थे और वोट चोरी की गई थी। राहुल गांधी जी लगातार वोट चोरी के सबूत देश के सामने रख रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने की बजाय फिजूल की बातें बनाता रहा है। चुनाव आयोग ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद नरेंद्र मोदी के साथ वोट चोरी को अंजाम दे रहा है। अब ये इस तरीके से वहां छात्र पढ़ने गए हैं, बाहर से कोचिंग करने गए हैं, वो साल भर 6 महीने वहां रहते हैं, यानी कोचिंग सेंटर से डेटा उठाया और उसको वहां पर वोटर के रूप में फीड कर दिया। कोई वेरिफिकेशन और कोई जांच पड़ताल नहीं। हाँ, कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं, और जिसका चाहा उसका नाम जोड़ दिया, जिसका चाहा उसका नाम काट दिया। अब ये कल बात आई भी कि जो डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सवाल उठाया गया कि भाई मरे हुए लोगों के नाम तो जो वो हटाने पड़ेंगे, तो वो तो हटाने पड़ेंगे, ठीक है उन्हें हटाओ, लेकिन डुप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर तो इस्तेमाल करो। वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो जबकि वो तुम्हारे पास है? इसका चुनाव आयोग के पास कोई जवाब जो है वो साफ तौर पर समीजी नजर नहीं आया। और इसी तरीके से जो प्रदर्शन चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में जगह जगह, मेदिनीपुर में भी एक कल प्रदर्शन हुआ है और तृणमूल कांग्रेस ने उसका चित्र जारी करते हुए समीर जी ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में जो बताया है पश्चिम बंगाल के ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वो लिख रहे हैं कि लगातार हमलों और गलत जानकारी की बाढ़ के बीच आज पूर्वी मेदिनीपुर के लोग एकता और साफगोई दिखाने के लिए एक साथ आए। ये जमावड़ा सिर्फ एक रैली नहीं थी, ये एक साफ बात थी। ये कहना कि पूर्वी मेदिनीपुर सच्चाई, इज्जत और बंगाल को बनाने वाले डेमोक्रेटिक मूल्यों के लिए मजबूती से खड़ा। इस भारी संख्या में लोगों के शामिल होने से एक साफ मैसेज गया है, बंगाल झूठ या डर के आगे नहीं झुकेगा। ये लगातार प्रदर्शन, अभी उस दिन ममता बनर्जी भी शामिल हुई, ममता बनर्जी खुद शामिल हुई थी। वो कृष्ण नगर क्या बंग नगर कुछ न कोई नगर है वहां शामिल हुई थी, और वहीं से उन्होंने मोदी को जो था वो कहा था कि दिल्ली हिला देंगे हम, तुम गड़बड़ करोगे। और कल तो ममता बनर्जी ने साफ कहा कि लोकतंत्र रहेगा लेकिन तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। यानी जो तुम BLOs की नौकरी लेने की बात कर रहे हो तो तुम्हारी नौकरी जो वो नहीं रहेगी, ये उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी ने कल कहा था। समीर जी बिल्कुल। और इधर भी चमलेंदु जी एक और मामला जिसमें सरकार घिरी नजर आ रही है। एक तो कल हम लोग न्यूज पॉइंट में भी वो चर्चा कर रहे थे, प्रशांत जी ने कहा था कि कैसे संविधान की प्रस्तावना का जो वाचन हुआ उसको गलत तरीके से उसका वाचन किया गया। और दूसरी बात ये भी है कि वहां पर अब जो जय हिंद और वंदे मातरम को लेकर भी कई कुछ विवाद पैदा हुआ है। हाँ, ये कहा जा रहा है, कुछ खबरें आई हैं कि अब आप जय हिंद और वंदे मातरम जो है वो आप सदन के अंदर नहीं कह सकेंगे। ये जो है वो आया है, तो इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत जो हैं उन्होंने बहुत तगड़े सवाल उठाए हैं। और उन्होंने कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने कि भाई जो ये खबरों के मुताबिक राज्यसभा का बुलेटिन जो है इसमें कहा गया है कि जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं हैरान हूं कि आखिर इन नारों पर कैसी आपत्ति, ये सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि आखिर इन पर कैसी आपत्ति जो है। ये नारे तो जो हमारे एक तरह से कहा जाए रग-रग से जुड़े हुए हैं, आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और इनसे अंग्रेजों को दिक्कत थी, भाजपाइयों को भी है। किस मिट्टी के बने हैं वो लोग जिनको आज़ादी के जो सबसे प्रसिद्ध नारों को सदन में बोलना खड़ता है, और यही नारे लगाते थे कि भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। तो भाई तो क्या और अभी पिछले दिनों वंदे मातरम की पूरा वर्जन जो है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने 150 के साथ जो उसमें से पूरा नहीं निकाला गया, काट दिया गया, और ऐसा हुआ विभाजन तो उसी दिन हो गया था। इस तरह की सब बातें कहीं, और अब कहा जा रहा है कि राज्यसभा के बुलेटिन में कि आप सदन के अंदर वंदे मातरम नहीं कह सकते। तो सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही है। इस जो ये फरमान जारी हुआ है कि आप सदन के भीतर वंदे मातरम और जय हिंद इस तरह के संबोधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को क्या कहा उन्होंने। खबरों के मुताबिक राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब ये सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कौन लोग हैं जिनको वंदे मातरम और जय हिंद पर आपत्ति है। इससे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब पता चल रहा है भाजपाइयों को भी दिक्कत है, वो अखरता है नारा। ये आजादी के आंदोलन के सबसे पुरजोर, सबसे सशक्त नारे, इससे किसी को दिक्कत हो कैसे सकती है? किस मिट्टी के बने लोग हैं? चलिए शुरुआत जय हिंद से करते हैं। जय हिंद का मतलब है हिंदुस्तान की जय हो, भारत की सदैव जय हो। यह आजादी का सबसे सशक्त नारा था। इसकी रचना 1907 में केरल के ट्रवणकोर के रहने वाले क्रांतिकारी चेम्पक रामन पिल्लई ने की थी।
वो भारत के बाहर सक्रिय थे, जर्मनी वगैरह जगहों पे। 1914 से 18 के बीच में भारत के जो क्रांतिकारी बाहर रहते थे और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसको, इस नारे को, जय हिंद को उन्होंने अपना उद्घोष बनाया, अपना अभिवादन बनाया। इसको और पॉपुलर करने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। 1940 के दशक में 1943 से 44-45 के बीच में नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज ने जय हिंद को अपना उद्घोष बनाया, जय हिंद से अभिवादन करते थे। और यही नहीं, नेताजी अपने सारे जो ब्रॉडकास्ट होते थे, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में हो, कहीं से भी हो, वो जय हिंद जरूर बोलते थे। उन्होंने इसको इसलिए चुना था क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष था, ये लोगों को जोड़ता था। 1947 में आजादी के बाद इस नारे का प्रयोग हमारी सेना ने, हमारे अर्धसैनिक बलों ने करना शुरू किया। उन्होंने औपचारिक तौर से इसको अपना नारा बनाया। आज भी हर भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों का जो दिल और जज्बा है वो जय हिंद से गूंजता है। यही नहीं, आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इसको और लोकप्रिय किया। वो अपने हर भाषण का अंत जय हिंद से करते थे। और सोचिए, जय हिंद लोगों को अखर रहा है। अब बात करते हैं वंदे मातरम की। क्या अद्भुत शब्द है वंदे मातरम। भारत को मां मानकर उसका वंदन करना, उसका नमन करना। और इसकी रचना जो थी वो 18